हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानी वेनक्यू को बताती है कि हमारे ड्रामा के मेन लीड मिस्टर टोनी स्टार्क है। वेनक्यू बोल रही होती है क्या सच में, लेकिन आखिर हमारे ड्रामा में ऐसी भी क्या खास बात है कि वो हमारे ड्रामा के मेन लीड बन रहे हैं। कियानी बोल रही होती है हमारे ड्रामा में ना कुछ भी खास नहीं है, वो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि जितने भी ड्रामा है ना उन सभी के मेन लीड है। बस एक्ट्रेसेस और ड्रामा ही चेंज होगा लेकिन मेन लीड नहीं। वेनक्यू सोच रही होती है ठरकी तो बहुत देखे लेकिन ऐसा बेशरम ठरकी आज से पहले कभी भी नहीं देखा। फिर कियानी वेनक्यू को बताती है कि उसका टोनी के साथ में किसिंग सीन है। पहले तो वेनक्यू सोचती है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे करेगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये एक मिशन है और मिशन के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। सीन चेंज होता है, हमें हानचेंग के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एरोप्लेन से उतरते हुए ली जियामू बोल रहा होता है बहुत टाइम हो गया था अपनी मिट्टी को देखे हुए। सच में यहाँ की फील और यहाँ की हवा ना बहुत ही अलग है, काफी अच्छा लग रहा है वापस आके। इस बार मैं वापस आया हूँ वो सब कुछ हासिल करने के लिए जो कि मैंने गवा दिया। मैंने अपने इसी मिट्टी के ऊपर अपना सब कुछ खोया है और मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ा उस कमीने टोनी स्टार्क की वजह से। अब जबकि मेरे पास में पावर है तो मैं उस कमीने को दिखाऊंगा कि बुली करने का ना क्या मतलब होता है। उस कमीने की वजह से मैंने दर दर भीख मांगी और मेरे साथ में लोगों ने क्या नहीं किया। फिर जो ली जियामू होता है वो गाड़ी में बैठते वहाँ से निकल जाता है। डार्क वेब का एजेंट बोल रहा होता है ली जियामू तुम्हारा चाइना में स्वागत है, अब से तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजेशन ने नई आइडेंटिटी को अरेंज करवाया है। इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए तुम्हें फेटिया रियल एस्टेट के अंदर जॉब पानी है। तुम्हें तब तक फेटिया रियल एस्टेट में काम करना जब तक कि हमारी कमांडर डूम्सडे तुमको कोई ऑर्डर नहीं दे देती। याद रखना कमांडर डूम्सडे के ऑर्डर के बिना ना कुछ भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी अरेंज करवाने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हैं, तो इनको वेस्ट बिल्कुल मत करना। ली जियामू बोल रहा होता है तो फिर मेरा नया नाम होने वाला है लीमू। रिसेंटली फेटिया रियल एस्टेट ने बहुत सारे लोगों को हायर किया है और ऐसे में मैं उनके लिए एक ओवरसीज से आया हुआ आर्किटेक्ट हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री MIT से करी है। चलो ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखूंगा। और रही बात रियल एस्टेट कंपनी में काम करने की, तो मेरे पास में इसका काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी खुद की कंपनी में काम कर रखा है, इसी वजह से मुझे पता है कि काम कैसे करते हैं। वैसे एक सेकंड रुको, फेटिया रियल एस्टेट ये तो उस कंपनी टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी कंपनी है ना। इस कंपनी के अंदर एंटर करना और टोनी स्टार्क के गले को दबाने में ना कुछ खास अंतर नहीं है। अगर मैंने कंपनी में घुस के अच्छा काम किया तो मैं जल्दी टोनी स्टार्क के करीब पहुंच पाऊंगा और हो सकता है कि ऐसे में मेरे को उसके ऊपर स्नीक अटैक करने का मौका मिल जाए। कमाल की बात तो ये है कि वो कमीनी कुतिया जुई ना इसी कंपनी की CEO है। अगर मैं इस कंपनी में ओवरसीज रिटर्निंग के तौर पे काम कर रहा हूँ ना, तो पक्का से मेरी मुलाकात उससे तो होगी ही, और जब मेरी मुलाकात उससे होगी तो पक्का से उस कुतिया को सबक सिखाऊंगा। सीन चेंज होता है, टोनी के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जुई को जो कि टोनी से मिलने के लिए उसके घर पे आई होती है। जुई बोल रही होती है आपको पता है बॉस, एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। नॉर्मली हमारी कंपनी में डेली बेसिस पे ना बहुत सारे रिज्यूम आते हैं, लेकिन ज्यादातर रिज्यूम ना आसपास की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए बच्चों के आते हैं और हमारी कंपनी के पास में ना एक नॉर्मल कंपनी से 10 गुना ज्यादा रिज्यूम आते हैं। वो तो हमको समझ में आता है क्योंकि आपकी रेपुटेशन काफी ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग के पास में रिज्यूम आते हैं। पर रिसेंटली एक बहुत ही अजीब चीज होना स्टार्ट हो गई है। हमारे पास में ना बहुत सारे ओवरसीज एप्लीकेंट के रिज्यूम आ रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आखिर ओवरसीज जाके पढ़ाई करने वाले बच्चे हमारी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पोजीशन में वो लोग इंटरेस्टेड है ना, वो पोजीशन बहुत ही नॉर्मल सी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से मैं आपसे पूछने के लिए आई थी कि हम लोग को क्या करना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है ओवरसीज रिटर्निंग बच्चे हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं, सच में बहुत ही बड़ी बात है। पर तुमने ये भी सही कहा कि अचानक से सब कुछ हो रहा है तो शक तो बनता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं अभी 1 सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ। अगर हम उन लोगों की आइडेंटिटी चेक कर लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तुम्हें यही टेंशन है ना कि उनमें से कोई दूसरी कंपनी का भेजा हुआ हमारी कंपनी के लिए स्पाई हो सकता है। मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। तभी टोनी बोल रहा होता है जारविस मेरी बात सुनो। जारविस बोल रही होती है हाँ मास्टर बताइए मुझे क्या करना है। टोनी बोल रहा होता है जुई को ना कुछ ओवरसीज एप्लीकेंट के रिज्यूम आ रहे हैं। अभी जितने भी जुई के पास में एप्लीकेंट्स के फॉर्म आए हैं ना, उन सभी के रिज्यूम को तुम चेक करो, उनके फोटोज को तुम मैच करो और उनके बचपन से लेके अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन को निकालो। एक छोटी से छोटी खरोच जो कि उनकी बॉडी के ऊपर आई है ना, मुझे उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस चीज पे ध्यान रखना कि आखिर वो लोग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके हैं। जारविस बोल रही होती है ठीक है बॉस, ये काम जल्दी हो जाएगा। वही शॉक्ड होते हुए जुई बोल रही होती है क्या मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। बॉस क्या अभी आपने जो यूज किया वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था।
टोनी बोल रहा होता है कि तुम इतनी शौक क्यों हो जैसे कि तुमने घोष देख लिया हो। जमाना बहुत ही आगे निकल चुका है, तो फिर ऐसी चीज तो एग्जिस्ट करेगी ही ना। तुम्हें पता है, मैं देख रहा था कि तुम सभी लोग ना काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और जैसा कि हम लोग को आज इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत पड़ी है ना, वैसे जरूरत पड़ती रहती थी। लोगों के बारे में जानने के लिए ना हम लोग को फालतू एक्स्ट्रा रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते थे। तो इसी वजह से मैं एक साइड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग गया, और मेरे उसी साइड प्रोजेक्ट का रिजल्ट है AI जारवेश। देखो, अगर तुम लोगों को कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड काम दिखे जो कि तुम लोगों से ना हो पाए, या फिर उनमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगे, तो मेरे को बोल देना। मैं जारविस को बोल के वो काम करवा लूंगा। फालतू ही पैसा और टाइम खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं। जूही सोच रही होती है, कभी कभी जब मैं बॉस को देखती हूँ तो मेरे को बिलीव ही नहीं होता कि इतने कमाल का इंसान कैसे हो सकता है। ये मुझे बोल रहे हैं कि इन्होंने साइड प्रोजेक्ट के तौर पे एक AI बनाया है, और ये इतना कैजुअली इस बात को बोल रहे हैं जैसे कि गली मोहल्ले का हर एक बच्चा ना AI बना लेता है। आज के टाइम में AI एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हो या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर खुद बड़ी बड़ी कंट्री, सभी इसके ऊपर काम कर रही है। हर कोई चाहता है कि वो एक पावरफुल AI को डेवलप करे। सभी को पता है कि इंसान के मुकाबले AI ना 1000 गुना एफिशिएंट है। अगर आप एक AI को डेवलप करते हो जो कि आपकी बात को समझते हुए काम कर लेती है, तो एक AI ना कम से कम 1000 लोगों का काम कर लेता है। और जैसा कि बॉस इतना कॉम्प्लिकेटेड काम अपने AI से करवा रहे हैं, बॉस की AI तो काफी कमाल का काम कर सकती है। इतनी कमाल की AI बनाने के बाद भी इन्होंने अभी तक इस बात को सीक्रेट रखा है। सच में हमारे बॉस ना इनक्रेडिबल है। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है जूही, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि शो की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, और हर एक ड्रामा के अंदर मैं ही मेन लीड हूँ, तो इसी वजह से मैं जा रहा हूँ प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे अगर कोई भी चीज पता चले तो मेरे को रिपोर्ट करना। और रही बात ओवरसीज रिटर्निंग की, तो तुम उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा। अगर मेरे को कुछ भी अजीब दिखेगा तो मैं उसको रिजोल्व कर लूंगा। सीन चेंज होता है, हमें फेटिया रियल एस्टेट का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए ली जियामू बोल रहा होता है, क्या तुमने क्या कहा? रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर लगता है कि आपके कान में तकलीफ है, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। हमारी कंपनी का ये रूल है कि भले ही कोई बंदा ओवरसीज से आया हो फिर कितना बड़ा प्रोडिजी क्यों ना हो, पहले उस बंदे को अपनी काबिलियत प्रूव करनी पड़ती है। और आप तो बहुत ही लकी हो कि आपको फेटिया रियल एस्टेट में काम मिल गया, वरना रोज ही 100 रिज्यूमे आता है और किसी को काम नहीं मिलता। आपको एक इंटर्न आर्किटेक्ट के तौर पे हायर किया जा रहा है। अगले 6 महीने तक आपका प्रोबेशनरी पीरियड चलेगा। आपको तो पता ही है ना कि अगले 6 महीने आपके लिए काफी टफ होंगे, क्योंकि आपको अपने सारे सीनियर्स को खुश करते हुए काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 6 महीनों के अंदर आप कोई भी गलती नहीं करोगे जिससे कि आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। और रही बात सैलरी की, तो आपको पर मंथ के हिसाब से 5000 युवान दिए जा रहे हैं। अगले 6 महीने की इंटर्नशिप में आपको यही सैलरी मिलेगी, और जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा ना, तो फिर यही सैलरी 10% के हिसाब से बढ़ना स्टार्ट कर देगी। सारी बातों को सुनने के बाद में जियामू एकदम शॉक्ड हो गया होता है। ली जियामू सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो मैं तो कैसे से नो, और मुझे यहाँ पे काम नहीं करना तो मेरे को सैलरी से ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक ओवरसीज ग्रेजुएट को सिर्फ और सिर्फ 5000 युवान देना, क्या ये उसकी बेइज्जती नहीं है क्या? ओवरसीज जाके पढ़ने में 1 महीने की जो रेंट होती है ना, वो भी ज्यादा होती है। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ओवरसीज रिटर्निंग की वैल्यू इतनी कम कैसे हो गई। जब मुझे अपनी कंपनी में ओवरसीज बंदों को हायर करना पड़ता था, तब तो वो 50,000 युवान में भी नहीं मानते थे। उनको लगता कि मैं उनको 50,000 युवान देके भी ना बहुत ही कम दे रहा हूँ, और जबकि इंटर्नशिप के बाद मैं उनकी सैलरी भी डबल कर देता था। उन साइजों को याद करते हुए मेरे को लग रहा है कि ये लोग तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं। खैर जो भी हो, मैं तो यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, तो मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, सर अगर आपको कोई क्वेश्चन ना हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये जॉब पसंद नहीं आती तो आप जा भी सकते हो। कैबिन के अंदर ना और भी ओवरसीज रिटर्नी बैठे हुए हैं, वो लोग तो 4000 पे भी काम करने के लिए तैयार है। आपको पता है रोज ही हमारे पास में थोक के भाव में रिज्यूम आते हैं, आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत ही बड़ी बात है। जियामू सोच रहा होता है, पहले इन लोगों का इतना कम सैलरी देना और उसके बाद में ये प्रिटेंड करना कि ये लोग हम लोग को काम देके बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। इससे ज्यादा इंसल्ट एक ओवरसीज रिटर्नी की ना और नहीं हो सकती। अच्छी बात यह है कि मैं एक असिस्टेंट हूँ, अगर मैं सच में यहाँ पे काम करने के लिए आया होता तो मैं तो काम कर ही नहीं पाता। फिर जो जियामू होता है वो चिढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। जियामू सोच रहा होता है, टोनी मैं तुझसे रिवेंज लेने के लिए आया था, पर आने के साथ ही तूने मेरे को और बेइज्जत कर दिया। अब इस बेइज्जती का बदला बिना मैं तुझसे जल्दी ही लूंगा, तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। वही सीन चेंज होता है, हमें टोनी और वेंक्यू के शूट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों का किसिंग सीन चल रहा होता है। तभी डायरेक्टर बोलता है, कट, आप लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक टेक के अंदर आप लोगों ने परफेक्ट सीन किया है। हम लोगों को तो लगा था कि आप लोगों से ना ये बार-बार किसिंग सीन कराना पड़ेगा। वही ड्रामा कंप्लीट करने के बाद में हमारा टोनी चला जाता है। वेंक्यू सोच रही होती है, मेरे को भी लगा था कि ये लंबा चलेगा, पर सच में तो काफी जल्दी खत्म हो गया। मेरे को लगा था कि टोनी स्टार्क ना एक बहुत ही ठरकी बंदा है, जो कि पक्का से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा,
क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट ही इसका है, तो ये पक्का से इस सीन को 10-15 बार तो करवाएगा ही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक के अंदर से काम खत्म कर दिया। और मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को किस करते हुए देखा है, लेकिन इतना जेंटल किस किसी को भी करते हुए नहीं देखा। शायद से मैं गलत समझ रही थी, ये कोई ठरकी बंदा नहीं है। सच में ड्रामा में ऐसा सीन आ रहा था, इसी वजह से इसने ऐसा किया। ये पहला ऐसा टारगेट है जो कि मेरे को बहुत ही कमाल का लग रहा है। आज तक मैंने बहुत सारे टारगेट को मारा है और मैंने नोटिस किया है कि हर एक टारगेट में ना कोई कमी तो थी ही। दुनिया के सामने कोई बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन का एक्ट करता था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही बुरा होता था। वही मैंने कुछ ऐसे ही पॉलिटिशियंस को मारा है जो कि बाहर से तो इतने अच्छे बनते थे कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता और वो कंट्री की सबसे ज्यादा टेंशन करते हैं, लेकिन असल में वो सभी के सभी ना एक नंबर के कमीने थे। वही ये टोनी स्टार्क जो कि ठरकी प्लेबॉय के नाम से फेमस है, ये असल में वैसा है ही नहीं, ये सच में बहुत ही अच्छा है। मेरे को सच में इस बंदे को मारने का ना बहुत ही अफसोस है। तभी जो वैनक्यू की एफिशिएंट होती है वो 30 पॉइंट से बढ़ जाती है और उसी करंट एफिशिएंट हो जाती है -55 पॉइंट्स। टोनी सोच रहा होता है वैनक्यू को लगा था कि मैं एक बहुत ही ठरकी बंदा हूँ जो कि पक्का से इस मौके का फायदा उठाएगा, पर अगर सच कहूँ तो मेरे को यहाँ पर ठरकी बनने की कोई भी जरूरत नहीं। मेरे आसपास में ना बहुत ही कमाल की ब्यूटीज घूमती है और अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे को सारी ब्यूटीज ना सेम ही लगती है, क्योंकि इन सभी की अपीयरेंस ही टॉप लेवल पे है। ऐसे में मेरे ठरक बने को बाहर निकालना, वो भी सिर्फ किसिंग सीन में, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ली जियामू को, जिसने कि इंटर्न के तौर पे काम करना स्टार्ट कर दिया होता है और ज्वाइनिंग के पहले ही दिन उसको भर के काम दे दिया गया होता है। जियामू बोल रहा होता है आखिर ये कैसी घटिया कंपनी है। नॉर्मली काम के पहले दिन एक बंदे को हर किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसको ज्यादा काम नहीं दिया जाता, बल्कि उसको एनवायरनमेंट में सेटल होने का टाइम दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने मेरे को काम के पहले ही दिन इतना दबा के काम दे दिया। ये काम इतना है कि अगर मैं लंच ना करूँ और 2 घंटे और काम करूँ ना तो भी ये काम खत्म नहीं होगा। आगे हम देखते हैं जियामू को काम करते करते 4-5 दिन बीत गए होते हैं। जियामू सोच रहा होता है मेरे को काम करते हुए 1 हफ्ता होने वाला है। मेरे को कहा गया था कि कमांडर डूम्सडे की तरफ से ऑर्डर आएंगे और उन्हीं के ऑर्डर के हिसाब से टोनी के ऊपर अटैक करना है, पर इतने देर तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया। यहाँ तक कि डूम्सडे ने मुझे कांटेक्ट नहीं करा। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आखिर जो ये डार्क वेब वाले हैं, इन लोगों ने रही को क्यों भेजा टोनी स्टार्क को असैसिनेट करने के लिए। ये सेम गलती मैं पहले कर चुका हूँ और मुझे पता है कि ये गलती कितनी भारी पड़ती है। जब मैंने ज़ूई और कियान को भेजा था टोनी स्टार्क के पास में स्पाई बना के, तब वो मेरे लिए काफी ज्यादा लॉयल थी, लेकिन उस कमीने के पास में जाने के बाद वो लोग ऐसे बदल गए जैसे कि वो लोग मेरे को जानते ही नहीं और मैं कोई उनका बचपन का दुश्मन उसने कि उनका सब कुछ बिगाड़ दिया। वही टोनी स्टार्क उन लोगों के लिए किसी गॉड की तरह है। लड़कियों को टोनी स्टार्क के पास में भेजने का मतलब है कि वो पक्का से तुमको धोखा देगी और जिस भी काम के लिए तुम उनको भेज रहे हो ना, वो पक्का से उस काम को नहीं कर पाएंगी। हालांकि डूम्सडे रीइंकार्नेशन डार्क वेब की नंबर 1 असैसिन है और उसने बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स को मार रखा है, फिर भी वो एक लड़की है, इसी वजह से मेरे को लग रहा है कि वही पलटेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ना पलटे, लेकिन मैं टोनी स्टार्क को भी जानता हूँ, मैं उसका कुछ भी नहीं बोल सकता। जब उसने ज़ूई और कियान को चेंज करे तो फिर डूम्सडे किस खेत की मूली है। तभी वहाँ पे जियामू के ऑफिस के अंदर एक सीनियर एंटर करता है। सीनियर बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम लीमू है, जो कि नए इंटर्न आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर रहे हो। जियामू बोल रहा होता है हाँ। सीनियर बोले मुझे क्या करना है। वो बंदा बोल रहा होता है आज हमारे जो क्लीनर्स थे ना वो नहीं आए और जल्दी जो डिपार्टमेंट के हेड है ना वो कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग करने वाले हैं, तो जाओ जाके फटाफट से कॉन्फ्रेंस रूम में पोछा लगाओ, पूरा का पूरा फ्लोर चमका दो, वहाँ पे धूल मिट्टी का ना नामो निशान नहीं होना चाहिए। 2 घंटे के अंदर हमारे डिपार्टमेंट हेड मीटिंग करेंगे, तो तुम्हारे पास में पूरे 2 घंटे का टाइम अपनी एबिलिटी दिखाने का। देखो तुम एक नए बंदे हो, अगर तुम इस तरीके से काम करोगे तुम सभी के नजरों में आ सकते हो, तो इसी वजह से इस अपॉर्चुनिटी का इस तरीके से यूज करना। वही चिढ़ते हुए जियामू सोच रहा होता है कि ये बंदा पागल हो चुका है क्या, ये मुझसे क्या काम करने के लिए बोल रहा है। ये मुझे बोल रहा है कि मैं क्लीनिंग करूंगा तो मैं सीनियर की नजर में आ पाऊंगा। क्या इस बंदे का दिमाग इसके घुटनों में है क्या। इसको पता नहीं है क्या कि मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम मिलता तो मैं उसमें अच्छा या बुरा कर पाता, लेकिन ये मुझे सफाई करने का काम करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं उसमें अच्छा काम करूंगा तो कौन सा मेरे को हेड क्लीनर का काम मिल जाएगा, और अगर मिलता भी है तो मैं क्यों ही करूंगा। आखिर टोनी स्टार्क की कंपनी में चल क्या रहा है। मेरे को लगता है कि ये कंपनी ना पक्का झूठी रिपोर्ट बनाती है। इस कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, जहाँ के सारे बंदे ना इतने एरोगेंट है और किसी को पता ही नहीं है कि किसको क्या काम देना है। वो कंपनी आखिर प्रॉफिट में कैसे हो सकती है। तभी वो सीनियर चिढ़ते हुए बोल रहा होता है नए इंटर्न्स की ना यही दिक्कत है, एक पोछा मारने के लिए क्या बोला तुमने, खड़े होने में 10 मिनट लगा दिया। जल्दी करो, डिपार्टमेंट हेड आने वाले हैं, उनके सामने हम लोग की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो मैं चलो जैसे कि तुम्हारे पाँव में ना मेहंदी लगी हुई है, चलो फटाफट से चलो यहाँ से। जियामू बोल रहा होता है हाँ सीनियर मैं जा रहा हूँ। वही सीनियर बोल रहा होता है क्लीनर्स तो आ रखे हैं, लेकिन जो मजा इस बंदे से काम कराने में है ना वो किसी और से काम कराने में नहीं। ये MIT से पढ़ के आया तो उसे क्या लगता है क्या इसने कोई तीर मार लिया है क्या। फ्यूचर में इस बंदे को कंट्रोल में रखने के लिए ना इसको आज से कंट्रोल में रखना इम्पोर्टेंट है। अगर सफाई करेगा तो झुके रहेगा,
फिर जो हमारा जियामू होता है वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सफाई कर रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ पे अपने काम को कंप्लीट करता है उसके पास में दूसरा सीनियर आता है जिसके पास में कॉफी होने के बावजूद भी वो बोलता है कि जल्दी ये कॉफी ना खत्म हो जाएगी, इससे पहले कि इस कॉफी का लास्ट सिप खत्म हो, फटाफट से जाओ जाके मेरे लिए और डायरेक्टर के लिए कॉफी लेके आओ। ध्यान रखना मेरे को कोल्ड कॉफी और डायरेक्टर को हॉट कॉफी पसंद है। अगर हमारे ऑर्डर्स में कोई भी दिक्कत हुई ना तो तुम्हारी जॉब पे आ जाएगी। फिर जैसे ही बेचारा जियामू कॉफी लेके आ रहा होता है दूसरा सीनियर बोलता है लीमो मेरे कुछ पेपर प्रिंट करने का तुम कर दोगे? अगर तुम मेरे लिए पेपर प्रिंट करोगे तो मैं तुम्हें फ्यूचर में ना बहुत ही सपोर्ट करूंगा। वैसे भी नए बंदों के पास में काम ही क्या होता है, तुम पक्का से फ्री होगे, जाओ जाके मेरा डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। आगे जब शाम के 6 बजे होते तो हमारा जियामू बेचारा थक के डेस्क पे गिर गया होता है। जियामू बोल रहा होता है ये बोल कि मेरे पास में काम ही नहीं है, ये सारे के सारे सीनियर्स ना मेरे को सुबह से दौड़ा रहे हैं। मेरे को पहले लगा था कि सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क खराब है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि उसी कंपनी में काम करने वाला हर एक दूसरा बंदा ना डेविल है। आखिर इस कंपनी के अंदर जूनियर्स काम कैसे करते हैं, अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।